देश भर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान की पुरानी बिल्डिंग, जिसे संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, उसके सेंट्रल हॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता शामिल हुए। संविधान दिवस पर दिल्ली के पुराने संसद भवन में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया समेत 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व के विशालतम लोकतंत्र में आज भारत एक उदाहरण के तौर पर खड़ा है। बीते दशक में हमारी संसद ने जन आकांक्षाओं को व्यक्त करने के उदाहरण पेश किए हैं। मैं आप सभी सांसदों को बहुत बधाई देती हूँ। 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाकर हमारी संसद ने बहन बेटियों को न्याय दिलाया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत का संकल्प जरूर पूरा होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान भवन के इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने का काम पूरा किया था। उसी साल इस दिन हम भारत के लोगों ने अपना संविधान अपनाया था। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का नया पता होगा। यह 39 हार्डिंग रोड, यही वो बंगला है जो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अलॉट किया गया है। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है और साथ ही में जो राबड़ी देवी का पुराना आवास है उसे खाली करने का भी आदेश दिया गया है। फिलहाल ये बंगला खाली पड़ा हुआ था क्योंकि 2017 महीने को जब सरकार बनी थी तेजस्वी यादव की, उस समय विधि मंत्री बनाए गए शमीम अहमद जो आरजेडी कोटे के ही थे, वो इस बंगले में रहा करते थे, लेकिन उनके मंत्री पद से हटने के बाद बंगला खाली था। फिलहाल बंगले में रंग रोगन का काम चल रहा है और साथ में जो पूरे इलाके की हम बात करें तो कल स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने यहाँ पर आके जायजा लिया था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर राबड़ी देवी को सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर और लालू प्रसाद यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा है उसको लेकर कल स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने यहाँ का जायजा लिया था। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है, चूँकि भवन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ये होता है कि जिन्हें बंगला अलॉट होता है उसके बाद जो उसमें काम होते हैं वो जो उसके जिनको अलॉट हुआ है उनके अनुसार किया जाता है। तो फिलहाल इसमें कई काम अभी बाकी है जिसमें काम किए जाने बाकी, और यही वजह है कि अभी भवन निर्माण विभाग के अधीन में एक बंगला है और जल्द ही इसे हवाले कर दिया जाएगा। जब राबड़ी देवी की तरफ से लोग आएंगे उसके बाद उनके हवाले कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। किसान संगठनों द्वारा आज चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में अपनी महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत को लेकर किसानों में खास उत्साह भी रहा और किसान संगठनों की तकरीबन 30 के लगभग जो किसान संगठन थे उनके कार्यकर्ता और नेताओं ने भी इस महापंचायत में अपनी हाजिरी भरी। लेकिन वहीं पर चंडीगढ़ पुलिस ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हुए थे और लगभग 3000 के करीब कर्मचारी अधिकारियों को इस किसान महासभा के सुरक्षा प्रबंधों को लेके तैनात भी किया गया था। लेकिन वहीं पर इस किसान महापंचायत में बिजली बिल जो केंद्र सरकार का है 2025 उसको लेके जो केंद्र सरकार को घेरा गया, केंद्र सरकार की मोर्चाबंदी की गई कि किस तरह से इस बिजली बिल के चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर किसानों की दूसरी मांगे हैं उनको फौरी तौर पर मंजूर किया जाए, उनको हल किया जाए। और इसी तरह राज्य सरकार के जो ज्ञापन दिया गया है उसमें बाढ़ पीड़ितों की स्थिति को लेकर कहीं न कहीं राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंकिल, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। महाराष्ट्र में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर चल रहा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब हिंसा में बदल गया है। आज सुबह अहिल्यानगर के श्रीरामपुर में हुई घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, जिसमें अहिल्यानगर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष सचिन गुर्जर का अपहरण कर उनके साथ मारपीट किया गया और उसके बाद उनको एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि ये घटना सुबह 7 बजे की है। एक कार में सवार होकर 2 लोग आए
जब सचिन गुजर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जबरदस्ती उनको कार में बिठाया और मारपीट करने के बाद उनको एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल भी तोड़ डाला। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी गुस्से में हैं। कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जाता है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका सख्त हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर है। तो मैं विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी में हुए निर्मला गावित के रोड एक्सीडेंट के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि ये केवल एक हादसा था या फिर इसके पीछे थी कोई गहरी साजिश। बता दें कि सोमवार की शाम 2 बार विधायक रह चुकी निर्मला गावित नासिक के इगतपुरी में सड़क हादसे का शिकार हो गई। वह शाम को अपने पोते के साथ घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि निर्मला कई फीट दूर जाकर गिरी। वहीं कार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सड़क किनारे एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। उनका पोता कार की चपेट में आते आते बच गया, लेकिन निर्मला बुरी तरीके से घायल हो गई। निर्मला को हादसे के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि ये टक्कर जानबूझकर तो नहीं मारी गई। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानिकराव गावित की बेटी निर्मला गावित 2 बार इगतपुरी विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी है। हालांकि 2019 में उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया था, लेकिन पार्टी के विभाजन के बाद इसी साल उन्होंने एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन किया। कैमरा से दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मुंबई के कुर्ला में स्थित आचार्य विनोबा भावे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक 21 साल के नौजवान को जन्मदिन की रात में जलाने की कोशिश उसके 5 दोस्तों ने की। अब्दुल रहमान नाम के 21 साल के नौजवान का 25 नवंबर की रात को जन्मदिन था। 12 बजने के बाद जब उसका जन्मदिन शुरू हुआ तो ये 5 दोस्त उसके घर के नीचे पहुंचे, उसे कॉल कर नीचे बुलाया। उसे साइड में ले जाकर उस पर पहले पत्थर बरसाए गए, फिर अंडे फेंके गए और उसके बाद जो जानकारी मिली है उस पर पेट्रोल छिड़का गया और उसे आग लगा दी गई। ये पूरा वाकया एक सीसीटीवी में कैद हुआ। उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो अब्दुल रहमान किस तरीके से पूरा जल उठा। फिलहाल अब्दुल रहमान को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उस पर इलाज वहां पर चल रहा है। उसके 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 29 नवंबर तक उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और देख रही है कि आखिरकार अब्दुल रहमान पर इतना बड़ा हमला इन दोस्तों ने क्यों किया। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में मुंबई पुलिस का जो है जांच तेज चल रहा है। आज मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी को जो है पूछताछ के लिए समन किया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी मुंबई पुलिस के समन के अनुसार पूछताछ के लिए घाटकोपर के एंटी नारकोटिक्स सेल के जो दफ्तर में है वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है और कल भी इस पूरे मामले में सिद्धांत कपूर से करीब यहाँ पर इसी एंटी नारकोटिक्स सेल के दफ्तर में 5 घंटे तक पुलिस ने जो है वो पूछताछ किया था। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है और इस मामले में साहिल सलीम शेख नाम का जो दाऊद का पंटर बताया जा रहा है, जो सलीम डोला का करीबी बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी के बयान के आधार पर जो है पुलिस जो है जिन हस्तियों का नाम लिया गया है उनसे जो है समन करके पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो जांच की दिशा को आगे बढ़ाने का काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। माता वैष्णो देवी की यात्रा में भारी गिरावट देखी जा रही है। श्रद्धालु बेहद कम संख्या में मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारी बेहद ज्यादा चिंतित हैं। खासतौर पर वो लोग जिनका व्यवसाय माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ा हुआ है। घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले बेहद ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि उन पर रोजी रोटी का संकट गरमा चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ बारिश आई तब से ही यात्रा में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कुछ ट्रेनें रद्द हैं क्योंकि कई जगहों पर
जो ब्रिज है उनका मरम्मत कार्य चल रहा है, वो भी बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन जानकार ऐसा मानते हैं कि दिसंबर महीने के अंत तक श्रद्धालु बेहद ज्यादा संख्या में मां वैष्णो देवी के द्वार पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नए साल पर श्रद्धालुओं की ये कोशिश होती है कि नया साल माता वैष्णो देवी के द्वार पे मनाएं, क्योंकि उनका पूरा साल अच्छा बीते। लेकिन श्रद्धालु जो है बेहद कम आ रहे हैं, जिससे जो स्थानीय व्यापारी हैं वो बेहद ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। करमसद से केवड़िया तक निकली एकता यात्रा गुजरात के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली करवाई इसकी शुरुआत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज उनकी कर्मभूमि करमसद से राष्ट्रीय एकता यात्रा की शुरुआत हुई। इस ऐतिहासिक यात्रा का वर्चुअल शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साह विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने पदयात्रा में भाग लेकर लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये राष्ट्रीय एकता यात्रा 11 दिनों में कुल 152 किलोमीटर का सफर तय कर केवड़िया पहुंचेगी, जहां विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले वीवीआईपी अतिथियों ने करमसद में सरदार पटेल के पैतृक घर का दौरा किया। इसके बाद सभी अतिथि आनंद के वल्लभ विद्यानगर स्थित शास्त्री मैदान पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। बीएलओ लोगों के घरों में फॉर्म दे चुके हैं और फॉर्म कलेक्ट करने का भी काम शुरू हो गया है। यानी बीएलओ को जिस तरह से एक समय सीमा निर्धारित किया गया है कि सारे बीएलओ उस समय के आधार पे अपने फॉर्म को अप टू डेट कर दें। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग वोटर हैं, जो पश्चिम बंगाल में अपने मत का प्रयोग करते हैं, उन्हें अपने वोट का देने का अधिकार है और किसी के वोट का छीना नहीं जाएगा। जिसको लेकर टीएमसी पार्टी लगातार यहाँ पे एक रणनीति बना रही है। दुआरे सरकार जैसे कैंप चलाती है, वैसे वोटर लिस्ट का जिनका नाम कट जाएगा उन्हें उनको जोड़ने का वहां पे काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे संदेश दिया है कि लोग 35 से 36 ये जो यहाँ पे सुसाइड कर चुके हैं, करीबन 10 ऐसे जो लोग बीएलओ हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है और काम का इतना बड़ा दबाव है। और जिस तरह बिहार में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिहार में 10-10 हजार रुपए दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों में घरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। और बंगाल में जो लोग वोटर हैं उनको भी किसी कीमत पे नाम कटने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। यूपी के संभल में मिला एक और बंद प्राचीन कुआं, प्रशासन ने खुदाई शुरू कराई। मौके पर पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौजूद। संभल के महमूद का सराय में प्राचीन बंद कुआं मिलने से इलाके में हलचल मच गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर नगर पालिका प्रशासन कुएं की खुदाई का कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट और अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कुआं कई दशकों से बंद था, इसकी जानकारी कम ही लोगों को थी। इस कुएं को लेकर के कहा जाता है कि साल 1978 के दंगों में के दौरान एक व्यापारी की हत्या करके सबको इसी कुएं में फेंक दिया गया था। उसके बाद कुएं को बंद कर दिया गया था। हालांकि उस समय आधिकारिक तौर पर कोई ठोस पुष्टि नहीं हो सकी थी। अब कुएं की दोबारा खुदाई शुरू होने से बाद लोगों को अतीत की घटना याद आ रही है। याद करके वो कह रहे हैं कि वो घटना विभत्स थी। प्रशासन का कहना है कि कुएं की खुदाई पूरी होने के बाद ही अंदर जो भी मिलेगा उसके बाद स्थिति साफ हो सकेगी। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। नगर पालिका की टीम कुएं की खुदाई तेजी से कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेश साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। कोडिन बेस्ड कफ सिरप कोकोरेक्स के गैर कानूनी ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किए जाने का कंपनी पर आरोप है। इस मामले में डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी ईडी की जम्मू ब्रांच ने हरियाणा में हिमाचल की कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। ये बड़ी कार्रवाई ईडी जम्मू की ओर से की गई है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से भी जांच की गई थी, क्योंकि कोकोरेक्स में गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी ने इससे पहले कुछ ठिकानों पर रेड भी की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश में जो नशा के तस्कर हैं, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है कि ईडी ने कोकोरेक्स जो गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स के लिए इस्तेमाल हो रहा था, उस पर जब कार्रवाई की, प्रॉपर्टी को अटैच किया और बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से की गई। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को कानपुर के कुछ एनजीओ से फंडिंग की जानकारी मिली है। दिल्ली कार विस्फोट में शामिल डॉक्टर शाहीन के कई करीबी 4 महीनों से कुछ एनजीओ के संपर्क में थे। ये सभी एनजीओ गैर सरकारी थे। डॉक्टर शाहीन साल 2006 से 13 तक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रवक्ता रही है। एनजीओ के जरिए विदेशों से बड़े लेन देन की जानकारी
खुफिया एजेंसियों को पता चली है। इस गिरोह के तमाम सदस्य मछरिया, बाबूपुरवा, बेकनगंज, चमनगंज और जाजमो जैसे इलाकों में रहते हैं। इस बात की भी जानकारी मिली है। एजेंसियों की जांच में डॉक्टर शाहीन और 3 एनजीओ के बैंक खातों में कई संदिग्ध लेन देन मिले हैं। इन बैंक खातों में विदेशी से फंडिंग होने की बात सामने आई है। एनजीओ के माध्यम से पैसा मंगाने वाले गिरोह का नेटवर्क खाड़ी देशों में फैला हुआ है, जिसके तार शाहीन के करीबियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस मामले में अब तक यूपी एटीएस और एनआईए की टीम को कानपुर से कई अहम सुराग मिले हैं। अभी भी तफ्तीश लगातार जारी है। मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।